ये क्वेश्चन देखते हैं जी। मीन ऑफ सर्टेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.03। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 टू 0.03। ठीक है जी, 5 माइनस 0.03 की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। बेसिकली इसमें ये लिखा होना चाहिए था कि आपने 5 माइनस 0.03 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है from 5 to 5 minus 0.03, which is basically 5 to 4.97। तो बेसिकली आपने मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये उसमें बताया ना स्टैंडर्ड डेविएशन 0.03 है, मीन 5 है, तो आपने मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। विदाउट गोइंग इनटू एनी कैलकुलेशन वी नो के मीन हो और इसमें +1 स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों जो है ये 34.16% होते हैं। ये बात हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज में पढ़ी हुई है। ठीक है जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ी है। सो स्ट्रेट अवे वी विल टेक ऑन दिस। सही है, आप इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन है द वेट ऑफ बैग ऑफ राइस पैक्ड ऑन ए मशीन आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद अ मीन ऑफ 5.05। दिस इज योर मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.02। सो द मीन इज 5.05 grams kgs and standard deviation is 0.02 kg. The probability that it weighs, if a bag is packed at random, the probability that it weighs between 5.04 to 5.08 kgs is, तो आपने बेसिकली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 5.04 से लेकर 5.08 तक। ठीक है जी, हमें पता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मीन जो होता है वो सेंटर में होता है 5.05। तो बेसिकली वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5.04, तो 5.04 जो है 5.05 से पीछे होगा कुछ यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ दिस इज आवर x1 विच इज 5.04 और 5.08 जो है वो 5.05 के बाद कहीं पे फॉल कर रहा होगा विच इज x2 5.08। अच्छा जी, अब हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे इस एरिया की और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे इस एरिया की और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है जो हमारा रिक्वायर्ड वो आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। हमें पता है कि हमें हर पॉइंट के लिए x1 और x2 के लिए जी स्कोर फाइंड आउट करना है और फिर हम प्रोबेबिलिटी टेबल से या कैलकुलेटर से इन जी स्कोर के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। x1 जो है इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। x है जनाब 5.04, मीन है जनाब 5.05 और इसको हम डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ विच इज़ 0.02। ठीक है, एग्जाम के अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें चाहिए कि हम जितने ज़्यादा हो सके कैलकुलेटर के ऊपर करें। सो वी विल डू इट ऑन द कैलकुलेटर। 5.04 माइनस 5.05 आंसर आता है जी -1/100 डिवाइडेड बाई 0.02। सो यहाँ पे जो जी स्कोर हमारा बनेगा दैट विल बी -0.5। x2 के लिए यही कैलकुलेशन हम करते हैं जी। x2 की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी, x माइनस मीन, x है जी 5.08, मीन है जी 5.05 डिवाइडेड बाई 0.02, तो हमारे पास आंसर आता है जी 3.2 यानी कि 1.5। यहाँ तब आप जी स्कोर के टेबल से देख लें या आप प्रोबेबिलिटी के टेबल से इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लें और अब आपको पता है कि जो पहली प्रोबेबिलिटी आएगी वो ये इस येलो हाईलाइटेड एरिया की आएगी और जो दूसरी प्रोबेबिलिटी आएगी वो इस कलर के हाईलाइटेड एरिया की आएगी। इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो आपको पता है कि ये चीज़ हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे मोड में और मोड के बाद आप प्रेस करेंगे नंबर 3 जिसका मतलब है आपका स्टार्ट ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे शिफ्ट 152। ये जो आपके पास जी स्कोर है ये बेसिकली कैलकुलेटर इसको क्यू मानता है और आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। आप इसमें माइनस लिखें या ना लिखें, आप
इसको विदाउट माइनस भी एंटर कर सकते हैं। आपकी पहली प्रोबेबिलिटी है 19.146%। अगर आप प्रोबेबिलिटी के टेबल से भी देखेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं जी। इसी कैलकुलेटर के अंदर हम लोग राइट एरो प्रेस करके तो इसको अपडेट करते हैं। 1.5 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं विच इज़ 43.319%। 43.319%। और जब आप इन दोनों को जमा करेंगे योर आंसर विल बी 0.19146, 62.465%। 62.465% will be your answer। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ सर्टेन टाउन 50% ऑफ द हाउस होल्ड ओन्स ए सेलुलर फोन। 50% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। 40% ओन्स ए पेजर एंड 20% ओन्स बोथ फ़ोन एंड पेजर। आपने फाइंड आउट करनी है द प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड डैट ओन्स नीदर ए सेलुलर फोन नॉर ए पेजर। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। बेसिकली अगर देखा जाए तो दैट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट फ्रॉम एयर कि 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है और 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास पेजर है। यानी कि बेसिकली कुछ लोग, वो लोग जिनके पास कुछ ना कुछ किस्म की कोई ना कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, वो इन दोनों को जमा करके आ जाना चाहिए 90%। मज़े की बात यह है कि वो ये कहता है भैया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं 20% पीपल आर दोज जिनके पास फ़ोन भी है और पेजर भी है। यानी कि वो फ़ोन वाली कैलकुलेशन में भी ऐड हुए हैं और पेजर वाली कैलकुलेशन में भी ऐड हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो कि टोटल कितने % लोगों के पास बेसिकली एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो हम देखेंगे कि इस 90 के अंदर वो 20% 2 दफ़ा काउंट हो गए हैं, क्योंकि वो इसमें भी आए और इसमें भी आए और इस वजह से यहाँ पर डबल काउंटिंग हो गई है। तो अगर हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि बेसिकली ये कितने % लोगों की बात हो रही है, तो हमें इसमें से माइनस करना होगा 70%। तो अब ये 70% तादाद है उन लोगों की जिनके पास कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का कम्युनिकेशन डिवाइस मौजूद है। तो सवाल ये है कि वो कितने % लोग हैं। द प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड डैट ओन नीदर ए सेलफोन नॉर ए पेजर। यानी कि वो लोग जिनके पास ना ही कोई सेल फोन है ना ही कोई पेजर है, वो बाकी फिर कितने % लोग होंगे। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो हमने अगर टोटल पूरा करना हो तो 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी ना किसी टाइप की कम्युनिकेशन डिवाइस है। इसका मतलब है कि 30% आर द पीपल जिनके पास किसी भी किस्म की कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट इट कि ये बेसिकली एक लॉजिकल वे है। हाँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रही और आप कहते हैं कि सर ये तो फिर समझ नहीं आ रहा है, ऐसी तो चीज़ें हमने पढ़ी ही नहीं है, तो बेसिकली हमने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, अब ये वो आप समझ लीजिए कि थ्योरेटिकल वे है चीज़ों को करने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर फोन नॉर पेजर, अगर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो बेसिकली दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर फोन और पेजर। ठीक है जी, ये है आपका फॉर्मूला जिसको आपने इस्तेमाल करना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फोन और पेजर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर फोन और पेजर will be equal to probability of phone plus probability of pager minus probability of phone and pager both, right? probability of phone है जी 50%, probability of pager है जी 40%, probability of phone and pager both है जी 20%। सो यहाँ से आंसर निकलता है जी 70%। ये आंसर जब हम ऊपर कैलकुलेशन में लिखेंगे 1 माइनस 70%, तो आपके पास आंसर आएगा 30%। सो दिस वॉज द आंसर। आप इसको लॉजिकली भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आपने सॉल्व करके नहीं दिखाना, आपने करेक्ट आंसर को टिक करना है। और
अगर आपको लॉजिकली सही समझ नहीं आ रही तो आपको यही वही बात जो मैंने पहले लॉजिकली एक्सप्लेन किया वो मैंने फार्मूलाज के थ्रू एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ए बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। ठीक है जी, तो टोटल इसका मतलब है कि बैग के अंदर 7 बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, आपने ड्रॉ की हैं 2 बॉल्स। सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट है, एक के बाद दूसरा काम किया है। तो ऐसे केस में आपके जहन में ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर 2 बॉल्स ड्रॉ की हैं तो क्या पहली बॉल जो है वो रिप्लेस की गई है, यानी कि क्या ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो ऐसे केस में जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी हुई हैं वो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। वो ये है कि अगर हम आइटम्स की बात करें तो आइटम्स के केस में अगर क्वेश्चन में ना कहा गया हो तो हम इसे विदाउट रिप्लेसमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। डिफॉल्ट बिहेवियर या फैक्ट्री सेटिंग इसकी होती है कि अगर ना बताया गया हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट हम कंसिडर करते हैं। तो ये 2 बॉल ड्रॉ की गई हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ की गई। उसने ही कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ग्रीन, यानी कि कोई एक इनमें से ग्रीन है। दिस कैन बी डन इन 2 पॉसिबल वेज, कि पहली ग्रीन हो सकती है, दूसरी कोई और हो, या पहली कोई और कलर की और दूसरी ग्रीन हो। और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन। तो ये बेसिकली 2 चीज़ों की डिवीजन होगी। ठीक है, हम लोग टोटल पॉसिबल वेज जो हैं वो नीचे लिखेंगे और ऊपर हम लोग अपने रिक्वायर्ड पॉसिबल वेज लिखेंगे। तो टोटल पॉसिबल वेज कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होंगे। देखिए, आपके पास 7 बॉल्स हैं और आपने इसमें से 2 बॉल्स जो हैं वो ड्रॉ करनी। तो टोटल पॉसिबल वेज जो हैं वो हमारे पास 7C2 होंगे, यानी कि अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं 7C2 दैट इज 21। तो टोटल पॉसिबल वेज है 21। और जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉसिबल वेज हैं वो ये हैं कि इनमें से कोई एक जो है वो ग्रीन सेलेक्ट हो जाए। तो हम लोग किसी एक को ग्रीन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हम कहेंगे कि हमारे पास बेसिकली टोटल 3 ग्रीन है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट हो जाए और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास टोटल 4 अदर कलर के हैं जिसमें से कोई एक सेलेक्ट हो जाए। सो बेसिकली हमारे पास जो रिक्वायर्ड आउटकम्स हैं वो 3C1 यानी कि 3, 4C1 यानी कि 4। तो ये हमारे पास 12 आउटकम्स बनते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो 12/21 यानी कि 57.14% आएगा। क्वेश्चन देखते हैं जी। 3 डाइसेस रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग इट 2 ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 डाइसेस इज। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। 3 डाइसेस जो है वो रोल कर दी गई हैं, उसमें से कोई एक जो है वो 2 आ जाए, कम से कम एटलीस्ट 1 2 जो है वो उसको हमने रोल करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेसिकली आप इसको मल्टीपल वेज में कर सकते हैं, आप इसमें पॉसिबल वेज निकाल सकते हैं। या प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग इट 2 ऑन 1 डाइस, 1 की प्रोबेबिलिटी 2 की प्रोबेबिलिटी ऑन 1 डाइस, 2 डाइसेस, 3 डाइसेस, इसके ऊपर हम लोग पॉसिबल वेज निकाल सकते हैं। तो लेट्स डू इट। हमें पता है कि क्योंकि ये सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, वन आफ्टर अनदर है, और हर जो एक्सपेरिमेंट है इसके बाद इसमें वो प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। सो दिस कैन बी डन विद द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल। ठीक है जी। और अगर आप रिवीजन क्लासेस भी देखें तो मैंने उसमें भी आपको बताया हुआ है कि जब हम 3 डाइसेस, 4 डाइसेस और उसमें ख़ास तौर पे इस तरह से बात करते हैं कि ऑन एटलीस्ट 1 ऑफ 3 डाइसेस, तो हमें बजाय इसके कि हम इसके पॉसिबल वेज बनाने बैठ जाएं जो कि काफ़ी ज़्यादा होंगे, हम इसमें ये कोशिश कर लेते हैं कि हम बाइनोमियल के थ्रू इसको कैलकुलेट कर लें। हमारे पास है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है जी 5/6। ठीक है जी। और हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं x इज 3, राइट, और सॉरी n इज 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x चाहिए हमें
लेस देन एटलीस्ट आ रहा है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एटलीस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, ठीक है जी, एटलीस्ट ऑन 1 ऑफ 3 डाइसेस। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये 3 प्रोबेबिलिटीज हम लोग फाइंड आउट करके इनको ऐड कर लेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला आपको पता है बाइनोमियल का, NCx p पावर x q पावर n माइनस x होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, ये फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि 3c1 p पावर x यानी कि 1/6 रेज टू पावर 1 5/6 रेज टू पावर 2 प्लस, अब मैं सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 की कैलकुलेशन करूंगा। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। 3c2 1/6 रेज टू पावर 2 5/6 रेज टू पावर 1 प्लस, फिर पेन का कलर चेंज करते हैं, 3c3 1/6 रेज टू पावर 3 एंड 5/6 रेज टू पावर 0। तो जनाब जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आएगा 42.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 dices are rolled. The probability of rolling a 4, 5 or 6 on each dice respectively is 1/216। बेसिकली 3 डाइसेस रोल की गई हैं और तीनों के ऊपर एक ख़ास किस्म का स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन आपको बताने के लिए कहा गया है। तो ये जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को अगर आप जहन में रखें तो सिर्फ ये एक ही पॉसिबल वे में हो सकता है कि पहली डाइस के ऊपर 4 आए, दूसरी पे 5 आए और तीसरी पे 6 आए। देयर इज़ नो अदर वे। तो पहली पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, दूसरे के ऊपर 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है और तीसरी के ऊपर 6 आने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर 1/6 है। हर एक सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट की अपनी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी अगर हम अलग अलग कैलकुलेट करें तो फिर उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाना पड़ता है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमारे पास 1/216 इसका आंसर आता है। यही बात अगर वो ये कहता है कि बताएं कि 4, 5 और 6 जो है वो ईच डाइस के ऊपर रिस्पेक्टिवली ना आए, यानी कि आपके पास आ जाए इन एनी ऑर्डर, तो फिर हम इसके 3 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते थे कि इनके किस किस तरीके से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अगर ये सवाल के अंदर ये रिस्पेक्टिवली का वर्ड ना होता तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब आपको ये मैं बताने लगा हूँ। हम कहते हैं कि जनाब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो डाइसेस हैं उनके ऊपर पहले के ऊपर 4 आ जाए, दूसरे के ऊपर 5, तीसरे के ऊपर 6, पहले के ऊपर 5, दूसरे पे 4, तीसरे पे 6, पहले के ऊपर 6, 5 और 4, या पहले के ऊपर आ जाता है जनाब 6, 4, 5, सेम गोज विद 4, 6, 5, सेम गोज विद 5, 6, 4। आई थिंक दीज आर 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो इस केस में आंसर 6/216 होता, ठीक है, बट उसने रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज किया है। इसका मतलब ये है कि हम हर एक के ऊपर एक खास स्पेसिफिक टाइप का ऑर्डर जो है वो क्लेम करना चाहते हैं, ऑर्डर अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जनाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजे का लंबा क्वेश्चन है। वाइल चेकिंग आउट एंड फ्रॉम ए डिपार्टमेंटल स्टोर ए कस्टमर पासिस थ्रू 1 out of 12 कैश काउंटर्स। ये पहला एक्सपेरिमेंट है कि उसने पास करना है, यानी कि गुजरना है कैश काउंटर्स से, और 12 काउंटर्स हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी, हर एक में से गुजरने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। सही है जी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एक खास स्पेसिफिक काउंटर से गुजरने की प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज कि उसने गुजरना है किसी एक काउंटर से, ठीक है जी, पास करना है फ्रॉम ए काउंटर। पास करने का मतलब है गुजरना है। जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आप वो चीज़ अपनी बास्केट में डालने के बाद किसी कैश काउंटर पे जाते हैं जहाँ से वो स्कैन होती है और उसकी पेमेंट
आपसे ली जाती है। आफ्टर दैट हिज बिल इज वेरीफाइड बाय वन ऑफ द 3 वेरीफाइंग ऑफिसर्स। ऑफिसर है V1, V2, V3 विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि सेकंड जो उसका काम है वो ये है कि उसने वेरिफिकेशन करवानी है बिल की किसी बिल वाले ऑफिसर से। तो बेसिकली ये आपको नज़र आएगा अगर आप किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, कि आप जाते हैं जाके वहाँ से जो है ना वो आप एक दवाई लेते हैं, वो दवाई वहाँ पे मौजूद मेडिकल ऑफिसर चेक करता है कि जो रसीद के ऊपर लिखी हुई है दवाई क्या वही कस्टमर को जा रही है, कोई और तो नहीं जा रही। तो ये हो गया। एंड देन ही एम्बार्क्स ऑन वन ऑफ द 2 एलिवेटर्स E1 और E2। तो थर्ड जो उसका एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि उसने किसी एलिवेटर को यूज़ करना है, किसी लिफ्ट को यूज़ करना है उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए। तो एलिवेटर जो है दैट इज द थर्ड एक्सपेरिमेंट एंड इज ट्वाइस एज लाइकली टू एम्बार्क ऑन E2 एज इट इज ट्वाइस एज लार्ज एज E1। यानी कि E2 एक बड़ी लिफ्ट है, उसमें उसके जाने के चांसेस डबल है एज कंपेयर टू E1, क्योंकि E1 जो है वो छोटी लिफ्ट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं काउंटर है जनाब 12 और ईच काउंटर की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम प्रोबेबिलिटी है। वेरिफिकेशन ऑफिसर्स हैं 3 और तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। एलिवेटर 2 हैं, एलिवेटर V1 और V2। उसने ये कहा है कि V1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो E2 की हाफ है, सही है। एंड ये देखें ना, ये लिखा हुआ इज ट्वाइस एज लाइकली टू एम्बार्क ऑन E2 एज इट इज ट्वाइस एज लार्ज एज E1। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करें तो वो 2 दफ़ा V2 में जाएगा और 1 दफ़ा V1 में जाएगा। क्यों? क्योंकि V1 की जो प्रोबेबिलिटी अगर आप इस तरह से निकालेंगे डेट इज 33% और V2 की प्रोबेबिलिटी 67%। सो दिस गोज कि वो कहता है कि V2 की प्रोबेबिलिटी डबल है, 2 गुना है एज कंपेयर टू V1 की प्रोबेबिलिटी के। तो उस वर्डिंग से हमने ये बात निकाली है कि V1 की प्रोबेबिलिटी को अगर हम 1 कहते हैं तो V2 की प्रोबेबिलिटी 2 होगी और टोटल प्रोबेबिलिटी इन दोनों को जमा करके आएगी। तो V1 की जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है उसे 1/3 कह सकते हैं और V2 की प्रोबेबिलिटी 2/3 होती है। इक्वल प्रोबेबिलिटीज के केस में तो बड़ा आसान होता है। जैसे उसने कहा कि C1 से लेकर C12 तक 12 कैश काउंटर्स हैं, तो हर कैश काउंटर पे जाने की उसकी प्रोबेबिलिटीज इक्वली 1/12, 1/12, 1/12। इसी तरीके से 3 वेरिफिकेशन ऑफिसर हैं और हर एक वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब वो करता क्या है, वो कह रहा है कि वह बताएं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर विल पास थ्रू C1। यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट ये है कि वो C1 में जाए, यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो C1 में जाए एंड देन वेरीफाइड बाय आइदर V1 और V3। तो V1 और V3 की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एंड एम्बार्क ऑन E2। सही है जी। इस कॉम्बिनेशन की, यानी कि पहला एक्सपेरिमेंट ये हो कि वो C1 में चला जाए, दूसरी जगह जहां पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई होनी है वो V1 या V2 में, V3 में से किसी एक पे चला जाए, और थर्ड ये है कि वो E2 पे एम्बार्क हो जाए। तो बेसिकली हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ये है, वो 2 पॉसिबल वेज में निकल सकती है। फर्स्ट वे ये है कि वो C1 फिर V1 और फिर E2 पे चला जाए, और सेकंड ये है कि वो C1 V2 और E2 यूज करे। C1 की प्रोबेबिलिटी है 1/12, V1 की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और E2 की प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो अगर हम इनकी वन आफ्टर अनदर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो हम इनको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। 2 बाय, ये आपका बनेगा 12 3 36 और 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108। C1 की प्रोबेबिलिटी है 1/3, V2 की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और E2 की प्रोबेबिलिटी है 2/3। सेम गोज विद दिस 2/108। तो हम इन दोनों को करेंगे जमा, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज 4/108।
4/108 को रिड्यूस करके आप कहाँ तक ले जा सकते हैं वो हम कैलकुलेटर पे डाल के लिख लेंगे. दिस इज 1/27. सो योर आंसर इज 1/27 ऑप्शन बी. ठीक है जी. तो अगर आपने रिड्यूस करना है तो आप सिंपली इसको कैलकुलेटर पे डाल के इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो वो ऑटोमेटिकली वो जितना काट कूट के बच जाएगा वो आपको ला के दे देगा. मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज की बात करेंगे, यानी कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे. ए लेटर ऑफ द वर्ड लीडिंग बी अरेंज इन सच ए वे दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर. अच्छा, वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर जो है दिस इज ए रिक्वायरमेंट कि सारे वॉवल्स इकट्ठे आने चाहिए. अगर आप इस लेटर की बात करें तो इसमें वॉवल्स हैं कितने, ए है, ई है, पहले एल ई आ रहा है, फिर ए, फिर आई, ये 3 वॉवल्स हैं. और नॉन वॉवल्स क्या हैं, नॉन वॉवल्स हैं जनाब एल, फिर डी, फिर एन और जी. तो बेसिकली हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं जिसमें 1 2 3 4 और ये एक पैकेट, 5 कॉम्बिनेशन, 5 लेटर्स होंगे. ठीक है, मैं कहता हूं कि मुझे जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो एल ई ए, लीडिंग का नहीं बनाना बल्कि एल डी एन जी, और इसके साथ एक वर्ड है जिसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि वॉवल्स का पैकेट. ठीक हो गई. तो ये 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5. तो जनाब आपके पास 5 आइटम्स हैं और 5 प्लेसेस हैं. और अब आपसे सवाल ये है कि क्या इनका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है. जी बिल्कुल इसका ऑर्डर मैटर करता है. तो हम किस तरफ जाएंगे, हम जाएंगे परम्यूटेशंस की तरफ. तो हम बनाएंगे 5p5. तो हमारे पास जो इन 5 की कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो बनेंगे 120, बेसिकली 120 परम्यूटेशंस बनेंगी. तो हम लोगों ने एक परम्यूटेशन ऐसी बना ली है जिसमें के सारे वॉवल्स जो हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं और बाकी एल डी एन और जी के डिफरेंट जो है ना वो आउटकम्स हैं. कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ. आपका एक बना होगा एल डी एन जी और उसके साथ वॉवल्स. दूसरा बना होगा एल डी जी एन और उसके साथ वॉवल. तीसरा बना होगा एल डी वॉवल जी एन. ठीक है, एल डी वॉवल्स एन जी. यानी कि इस तरह के कॉम्बिनेशन सारे के सारे बने होंगे. ये टोटल 120 कॉम्बिनेशंस बनते हैं अगर आप इन सारों को बनाने की कोशिश करें. लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हमारा ये काम ख़त्म नहीं होता. हमारे पास टोटल 120 ऐसे कॉम्बिनेशंस आ गए हैं जिनके अंदर वॉवल इकट्ठे हैं, लेकिन वॉवल का अपना भी तो एक ऑर्डर है. यानी कि 120 वो तमाम कॉम्बिनेशंस, वो तमाम आइटम्स जिनके अंदर वॉवल्स इकट्ठे हैं वो सिर्फ इस तरतीब में है ई, ए और आई के सिनेरियो में. हमें वॉवल के अपने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को भी ज़हन में रखना है कि ये कितने हैं और फिर उनको हम लोग 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास ट्रू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे. ठीक है, तो वॉवल्स की अपनी कैलकुलेशन करने के लिए हम कहते हैं कि वॉवल्स के अंदर 3 आइटम्स हैं और 3 प्लेसेस हैं और अगेन इसमें ऑर्डर मैटर करता है. तो हम परम्यूटेशंस लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3p3 विच इज़ बेसिकली व्हाट 6 आई बिलीव 3 इज इक्वल टू 6. यस. अब देखिए हर वो कॉम्बिनेशन जिसमें वॉवल्स इकट्ठे आ रहे हैं वो 3 है. फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं एल डी एन जी और उसके अंदर 3 वॉवल्स है ई ए आई एल डी एन जी और फिर वॉवल्स का दूसरा कॉम्बिनेशन ए ई आई, फिर एल डी एन जी ए आई ई, फिर एल डी एन जी ई आई ए. यानी कि हर वो कॉम्बिनेशन जो हमने यहाँ पे निकाला था वो मज़ीद 6 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है. सही है. तो इसलिए जो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये होगा कि 120 तो वॉवल के इकट्ठे कॉम्बिनेशंस हैं और वॉवल के अपने अंदर जो है जो डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस लेंगे तो बेसिकली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 720. तो आई होप कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ आया होगा. एक्सप्लेन करने की कोशिश की है क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि वो इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अली विशेस टू प्लांट फ्लावर्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. हिज फादर हैज बॉट हिम ए बॉक्स कंटेनिंग 3 tulips, 4 roses एंड 3 jasmine. टोटल जो है वो आपके पास 10 डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं. इफ यू सेलेक्ट 5 फ्लावर्स एट रैंडम, उसने जो सिलेक्शन की है वो 5 फ्लावर्स की है. द प्रोबेबिलिटी दैट 1 tulip, 2 roses एंड 2 jasmine जो है ये सिलेक्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी. तो अगर आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ के ऐसे लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है तो आपके लिए बड़ा आसान होगा. आपके पास 3 में से एक आपने ट्यूलिप सेलेक्ट करना है, और रोजेज में 4 में से 2 रोजेज सेलेक्ट करने हैं, और 3 में से 2 जासमिन सेलेक्ट करने हैं, और टोटल आपने 10 में से 5 सेलेक्ट करने हैं. सो दिस विल बी वेरी इजी. 10C5 3C1 मल्टीप्लाई बाई 4C2 मल्टीप्लाई बाई 3C2 C2. तो ये वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कि इस तरह से कॉम्बिनेशंस में आप सिलेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सपोज कि वो आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं मांगता, वो पूछता है कि व्हाट आर द वेज. तो हम डिवाइड नहीं करेंगे 10C5 से, हम सिर्फ ऊपर वालों की कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि ये वो वेज हैं जिनमें ट्यूलिप और रोजेज और जैस्मिन सेलेक्ट होते हैं. और अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो नीचे हमने टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने हैं विच आर 10C5. तो आई होप कि अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे. इसका आंसर बनता है जनाब, मैं भी कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ. ले जनाब, आंसर बनता है जी 3/14. तो आपकी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ए कॉइन इज टॉस 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड्स ऑन हेड एग्जैक्टली वंस. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट है जो आपने परफॉर्म किया है. 3 दफ़ा आपने कॉइन टॉस किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आप बायनोमियल का फार्मूला भी लगा सकते हैं या डिफरेंट वेज में भी चल सकते हैं. तो मैं इसको जो है ना वो डिफरेंट वेज वाले फार्मूले से कर लेता हूँ, क्योंकि फ्रैंकली इतने ज़्यादा इसके वेज हैं ही नहीं है. तो पॉसिबल वेज क्या है जी, उसने कहा जी एग्जैक्टली 1 time हेड आए. तो एग्जैक्टली 1 time हेड आने की जो है ना वो तरीकाकार ये होगा कि पहली दफ़ा हेड आ जाए, दूसरी दफ़ा टेल और तीसरी दफ़ा टेल आ जाए, या टेल हेड टेल, या टेल टेल और हेड आ जाए. प्रोबेबिलिटी है जी इसकी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और टोटल प्रोबेबिलिटी 1/8. प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 यानी कि 1/8. प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/8. और ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमने ऐड करनी होती है, विच गोज लाइक दिस 3/8. देर आर 3 पॉसिबल वेज जिसमें कि आपके पास ये आंसर आ सकता है. 3/8 इज 37.5%, ऑप्शन बी. अगर आप इसको बायनोमियल के फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो ये बात हम पहले भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं. बेसिकली बायनोमियल जो है वो इन वेज की कैलकुलेशन से हमें आज़ाद कर देता है कि अगर पॉसिबल वेज बहुत ज़्यादा हों तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है. तो हम कहते हैं जनाब कि अगर हम कॉइन टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की है जी 0.5, और प्रोबेबिलिटी हेड ना आने की यानी कि क्यू है जी 0.5, और हमने कॉइन टॉस किया है 3 times, तो n हो गया हमारा 3, और प्रोबेबिलिटी हमें एग्जैक्टली x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 चाहिए हमें, ये हमें चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू NCx p पावर x q पावर n माइनस x होती है. ठीक है जी, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे 3C1 0.5 पावर what 1 एंड 0.5 पावर 2. ठीक है जी, तो जब आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो इट शुड बी 37.5%. जी बिल्कुल, तो ये हमारे पास 3/8 आंसर आता है, यहाँ 37.5% आंसर आता है. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन. Data shows that Star Football Club team loses 9% of its matches in every session. ठीक है जी, 9% मैचेस लूज कर जाता है SFC हर सेशन में. अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज बेसिकली ए अनचेंज्ड प्रोबेबिलिटी जो कि सेशन टू सेशन चेंज नहीं हो रही. ठीक है, तो हर दफ़ा इनके जीतने के चांसेस जो होते हैं वो लॉस होने के चांसेस को माइनस कर दें, तो Q जो है यानी कि लॉस होने के चांसेस 9% है. तो
मैच को जीतने के चांसेस 91% होंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट एफएससी विल लूज एग्जैक्टली वन ऑफ इट्स नेक्स्ट 5 मैचेस इज। तो अगर आप गौर से देखें तो हमें ये एक प्रोबेबिलिटी दी गई है हारने की, और ना हारने की प्रोबेबिलिटी यानी कि जीतने की या टाई करने की प्रोबेबिलिटी है जी 91%। हमने किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी कि वो लूज कर जाए एग्जैक्टली वन मैच ऑफ इट्स नेक्स्ट 5 मैचेस। तो बेसिकली क्योंकि हर मैच के अंदर इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 9% है और ये चेंज नहीं हो रही, सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल के अंदर हम लोगों ने यही बात की थी कि प्रोबेबिलिटी जो है दैट डज नॉट चेंज ओवर द एक्सपेरिमेंट्स, कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें प्रोबेबिलिटी कुछ और आ रही है, दूसरे में कुछ और आ रही है, तो वो बाइनोमियल का क्वेश्चन नहीं होता। तो बाइनोमियल इज कि आपके पास हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9% है इन वन मैच एंड इट डज नॉट चेंज। सही है जी। अच्छा, अब यहाँ पे P और Q क्या होगा? देखिए, हम लोग कहते हैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो बेसिकली ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि सक्सेस डज नॉट ऑलवेज मीन्स सक्सेस। सक्सेस का मतलब है कि जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो, तो हम बेसिकली लूज होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो P विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज होने की प्रोबेबिलिटी है 9%। Q विल बी 1 माइनस P यानी कि 91%। हम लोग 5 मैचेस खेल रहे हैं, n इज इक्वल टू 5, और उसने कहा है कि आपने एग्जैक्टली एक मैच हारना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, विल लूज एग्जैक्टली वन ऑफ इट्स नेक्स्ट 5 मैचेस। तो बेसिकली एक बाइनोमियल का क्वेश्चन है जिसके ये पैरामीटर्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 9%, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 91%, n है 5 और हमने एक मैच हारना है, एग्जैक्टली वन मैच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं जी। हमें पता है बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है जी NC x p पावर x q पावर n माइनस x, राइट। वैल्यूज पुट करते हैं, 5C1 9% या 0.09 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 91% रेज टू पावर व्हाट 4। ठीक हो गया जी। सॉल्व करते हैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर। अगर आप गौर से देखें तो मैंने लिखा 5C1, उसके बाद 0.09 रेज टू पावर 1 और फिर उसके बाद 0.91 रेज टू पावर 4, एंटर, दैट इज 30.85 या 86%। तो हम कहते हैं कि दिस इज 30.86%। आंसर है जी ऑप्शन डी। ये आपके पास आंसर आ गया। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। An IQ test is administered by a well-known testing center. The test has a mean score of 100 and standard deviation of 15. डाटा हमें जैसे ही प्रोवाइड किया जाएगा, हमें डाटा को देख के पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है ये कौन से जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे ताल्लुक रखते हैं। तो बेसिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। उसने कहा कि जी ओवरऑल जो जनरल पॉपुलेशन है वो इस टेस्ट में ऑन एवरेज 100 मार्क्स हासिल करती है और इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 15 मार्क्स। ठीक है जी, मार्क्स की बात हो रही है ना, बेसिकली क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन हमें पता है कि ये मार्क्स की बात हो रही है एक टेस्ट के अंदर। टेस्ट हैज ए मीन स्कोर, यहाँ स्कोर का वर्ड उसने लिखा हुआ, स्कोर का मतलब होता है कि कितने नंबर बच्चे ने हासिल किए हैं। 100 का स्कोर है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 15 की है। आगे चलते हैं, वो कहता है इफ अलीज जी स्कोर इज -1.20, अगर उसका जी स्कोर -1.20 है देन व्हाट वाज हिज स्कोर ऑन द टेस्ट। तो हमने x फाइंड आउट करना है, जबकि उसका जो जी स्कोर है वो है जी -1.20। वेरी बेसिक, वेरी इजी क्वेश्चन। हमें पता है जी स्कोर का फॉर्मूला होता है जी x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। x जो है वो हमें नहीं पता लेकिन मीन हमें पता है 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है 15 है और जी है जी -1.20 उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो द x विल बी -1.20 मल्टीप्लाई बाय 15 और फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 100, तो ये जनाब अली आपके पास बनेगा बेसिकली 108।
18 के आसपास। ठीक है जी, कैलकुलेट करते हैं। -1.20 मल्टीप्लाई बाई 5, ठहर जाओ, -1.20 मल्टीप्लाई बाई 15, 18, और इसमें आपने ऐड करना है 100। ठीक है, हाँ नहीं 82 बनता है, 82 बनता है माइनस का साइन। ठीक हो गया जी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज 0.5 एंड 0.4। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है देयर इज नथिंग इन कॉमन, इन दोनों के दरम्यान में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कंबाइंड बोथ जो है वो जीरो होगी। यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बोथ जो है वो जीरो होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है देयर इज नथिंग इन कॉमन, देयर इज नथिंग इन कॉमन। सही है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड B is basically probability of A plus probability of B minus probability of A and B both। तो ये हो जाएगा जी 0.5 प्लस 0.4 माइनस 0, क्योंकि हमें पता है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उसमें ये वाला फैक्टर 0 होता है, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो आंसर इज 0.9। ठीक है, इसमें 0.2 बी लिखा हुआ ये गलत है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सैंपल मीन ऑफ अ डाटा सेट इज 15, ओके, सैंपल मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं 15 है, एंड द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन उसको हम SD से लिखते हैं इज 9, व्हाट परसेंटेज ऑफ डाटा वुड यू एक्सपेक्ट टू फॉल बिटवीन 6 and 24। ठीक है जी, हम what percentage of data would you expect to fall between 6 and 24, 6 and 24 के दरमियान में कितने परसेंट डाटा फॉल करेगा, assuming data distribution is fairly symmetrical। डिस्ट्रीब्यूशन अगर fairly symmetrical हो and you want to find out कि डाटा कितना है जो कि इसके दरमियान में फॉल करता है, तो ये बेसिकली जो 6 है ये 15 से नीचे है, दिस इज 15 माइनस 9, एंड जो 24 है ये है 15 प्लस 9। अगर आप इन नंबर्स को देख के 6 को इस तरह से इंटरप्रेट कर पाए हैं तो आप सवाल की तह तक पहुंच गए। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जी, उसने कहा फेयरली सिमेट्रिकल डाटा है और उसके अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी है, तो मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में आपको पता है 34.16% ईच साइड डाटा फॉल करता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी आपको याद हो, अगर हमने ये कहा था कि दिस इज मीन, तो मीन से नीचे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक और मीन से ऊपर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जो डाटा फॉल करता है डेट इज 34.16% एंड दिस इज 34.16%। तो बेसिकली ये दोनों को अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डाटा है तो वो ये पूछना चाह रहा है। बेसिकली मीन इज, इफ मीन इज 15 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 9, तो ये जो 6 है दिस इज बेसिकली 15 माइनस 9, और ये जो 24 है दिस इज बेसिकली 15 प्लस 9। तो ये आपके पास मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। इनके 34.16 एंड 34.16 दिस गोज दिस विल बी इक्वल टू 68.32%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर मैं इसको देखकर 6 और 24 को समझ गया हूं कि ये 15 माइनस 9 और 15 प्लस 9 है, तो आपको इवन ये चीज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बस मैंने इसलिए लिखा है कि आपको एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज़ द वर्किंग बिहाइंड दिस, और आप इसको ज़ुबानी भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन है, देयर आर 12 रनर्स इन ए मैराथन। अच्छा जी, 12 लोग दौड़ रहे हैं एंड ऑल रनर्स हैव इक्वल चांस ऑफ विनिंग। ठीक है बात, हर किसी के जीतने के चांसेस इक्वल हैं, किसी भी एक रनर के जीतने के चांसेस जो हैं वो हैं 1/12। तो जीतने के चांसेस है 1/12, किसी एक स्पेसिफिक रनर के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन मे विन ए बेट ऑन द रेस। उसने रेस के ऊपर एक बेट लगाई है, जुआ लगाया है, इफ ही हैज टू करेक्टली सिलेक्ट द टॉप 3 रनर्स एंड द ऑर्डर दे फिनिश इन। अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक रनर की जो है वो
प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसके जीतने की, और आपने कहना है कि ये जीतेगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, तो उसकी जो है वो उसका जो तरीकाकार है वो क्या होगा। ठीक है जी, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो दरअसल इसमें आपने 3 दफ़ा सही गेस करना है कि कौन जीतेगा। एक देखें, एक जीत गया, फिर उसके बाद 11 लोग रह गए, उनमें से कौन जीतेगा, फिर वो 2 जीत गए, फिर उसके बाद तीसरा, यानी कि तीसरे नंबर पे जो आ रहे हैं उनमें से कौन जीतेगा। तो बेसिकली आपने पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए गैस करना है, फिर आपने सेकंड पोजीशन के लिए गैस करना है, फिर आपने थर्ड पोजीशन के लिए गैस करना है। फर्स्ट पोजीशन में गैस करने के लिए आपके पास टोटल 12 लोग हैं और आपने उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली आपके फर्स्ट पोजीशन के रनर का ठीक गैस करना इज हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/12। ठीक है जी। देन देखें, फर्स्ट पोजीशन वाला जीत गया, फिर उसके बाद आपने सेकंड पोजीशन के लिए बाकी 11 में से एक विनर जो है उसको सेलेक्ट करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/11। 2 लोग जीत गए, यानी कि 2 लोग फिनिश लाइन पार कर गए, रिमेनिंग रह गए 10। अब उन 10 में से किसी एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, और वो आप चूज करते हैं और वो आपका ठीक बंदा बन जाता है, यानी कि वही बंदा तीसरी पोजीशन पे आ जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/12। सो पहला रनर या पहला विनर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। दूसरे नंबर पे आने वाला बंदा जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है, क्योंकि एक ऑलरेडी विन कर चुका है। और फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/10 है। तो हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी इक्वल टू 1/1320। 1320 इसका आंसर आएगा। 132 ज़रब 10 1320। यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड, next question. A firm installed 2 machine U and V on 1 January 2017. The probability that machine will break down during the first year of operation is 0.2 and 0.1. ठीक है जी, मशीन U और V ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 एंड 0.1। या अगर मैं इसको परसेंटेजेस में लिखूं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, 20% और 10%। The probability that one of the two machines will break down during the first year is, तो हमने probability find out करनी है any one breakdown। कोई एक की probability, कोई एक के breakdown होने की probability ये है कि यहाँ तो U break हो जाए और V break ना हो। ठीक है, यहाँ चलें, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि हमारे पास वेज है U break एंड V नॉट ब्रेक, या U नॉट ब्रेक और V का ब्रेक हो जाना। इन दोनों की जो है ना प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकालनी है। U के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है 20% और V के ब्रेक ना होने की प्रोबेबिलिटी है 90%। क्योंकि V के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, तो इनके नॉट ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फिर? U के केस में 80% और V के केस में 90%। तो बेसिकली हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनती है 18%। U के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी, U के नॉट ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है जी 80% और V के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है 10%। सो दिस गोज 8%। तो 18 और 8 बनते हैं 26% या 0.26, विच इज योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ 4 डिफरेंट कैलकुलेटर्स इज रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप कंटेनिंग 57 कैलकुलेटर्स। आपके पास है जनाब 57 कैलकुलेटर्स टोटल, जिसमें से आपने 4 सेलेक्ट किए। उन 57 के अंदर 36 डिफेक्टिव है। सही है जी। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द सेलेक्टेड कैलकुलेटर्स आर डिफेक्टिव, तो हमने 4 में से 4 के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो बेसिकली अगर आप इस डाटा को गौर से देखें तो ये आपका हाइपर ज्योमेट्रिक का डाटा है। उसकी रीज़न ये है कि आप एक दफ़ा जब एक ख़राब कैलकुलेटर सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 36/57। जब आप पहला कैलकुलेटर सेलेक्ट करेंगे और आप चाहते हैं कि ये ख़राब कैलकुलेटर आ जाए, क्योंकि टोटल 57 की पॉपुलेशन में 36 कैलकुलेटर्स ख़राब हैं, तो पहला ख़राब कैलकुलेटर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 36/57।
उसके बाद जब आप दूसरा ख़राब कैलकुलेटर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 35/56, क्योंकि ऑलरेडी आप एक ख़राब कैलकुलेटर पहले एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट कर चुके हैं। जब हम वन आफ्टर अनदर सक्सेसिव रैंडम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो पहला एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया था उसमें हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ गए हैं, अब उसके बाद दूसरे के रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालने हैं। सेम गोज विद थर्ड वन इज 34/55 एंड फोर्थ कैलकुलेटर जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये भी डिफेक्टिव आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 33/54। जब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जो कि हमने विदाउट द यूज ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फार्मूला कर लिया। बेसिकली मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आप हाइपरज्योमेट्रिक की कैलकुलेशन करते हैं तो आप कर यही रहे होते हैं जो आपने अभी परफॉर्म किया है। ठीक है जी, मैं कहता हूँ भैया कि अगर मैं डिवीजन की कैलकुलेशन कर लूँ 36, 35, 34 और 33, नीचे आ जाएगा 57, 56, 55 और 54। एंटर करेंगे 17/114 या इसका आंसर है जी 0.1491 और आगे चलता जाएगा तो 0.149122। आंसर है जी आपका ऑप्शन बी 0.149122। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसको हाइपरज्योमेट्रिक के फॉर्मूले से करता तो मैं क्या कहता, मैं कहता जनाब मेरी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 57 है, जिसमें से मेरे जो टोटल सक्सेस सिनेरियोज हैं वो हैं 36, उनको मैं के कहता। मैं कहता कि जनाब मैंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं 4, वो स्मॉल n के इक्वल होंगे और जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो मुझे x = 4 की चाहिए। ठीक है जी। अब मैं हाइपरज्योमेट्री का फार्मूला लिखता हूँ। सबसे पहले हम लिखते होते हैं पहले NCN, फिर हम लिखते होते हैं KCX मल्टीप्लाई बाई कैपिटल N - KC। ओके, ठीक है जी। सो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36 में से सिलेक्ट करने हैं 4, 57 में से सिलेक्ट करने हैं 4, जबकि 57 - 36 कितना होता है जनाब, यानी कि कैपिटल N - K, ये बनता है 21C0। ओके, जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आपके सामने करता हूँ जी, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसका आंसर भी सेम ही आ रहा है 36C4 मल्टीप्लाई बाई 21। जी जनाब, तो अगर मैं इक्वल टू का बटन प्रेस करता हूँ तो 17/114 वही वाला आंसर 0.1491 ऑनवर्ड्स आता है। ठीक है जी। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसाइनमेंट ऑफ 12 रिफर्बिश्ड CNG किट्स हैं, जिसमें से 4 डिफेक्टिव किट्स हैं। आपने 12 में से 5 सेलेक्ट की हैं एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 ऑफ देम आर डिफेक्टिव, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 3, एट लीस्ट का मतलब है 3 या 4 या 5 डिफेक्टिव किट्स हो जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एट लीस्ट 3 की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 द प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। ये 3 डिफेक्टिव निकले, ये 4 डिफेक्टिव निकले या 5 डिफेक्टिव निकले। क्या 6 डिफेक्टिव किट्स हमारे सैंपल में निकल सकती हैं? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारा टोटल सैंपल ही 5 आइटम्स का है। ठीक है जी। तो ये भी एक हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमने 3 दफ़ा कैलकुलेशन करनी है प्रोबेबिलिटी की। आपको पता है कि टोटल पॉपुलेशन n होती है, उस पॉपुलेशन में से जो हमने सेलेक्ट किया होता है उसे 5 उसे स्मॉल n कहते हैं। जो पॉपुलेशन के अंदर हमारे लिए इंटरेस्टिंग आइटम्स हैं टोटल, वो k से रिप्रेजेंट होंगे और x की प्रोबेबिलिटी 3, 4 या 5 हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है। यह हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट फार्मूला है, जिसका क्वेश्चन है जिसका फार्मूला होता है NCN
के सी एक्स मल्टीप्लाई बाई कैपिटल N माइनस के सी स्मॉल n माइनस एक्स। ठीक है जी। तो इन तीनों चीज़ों के लिए ये जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा जनाब 4C3 सॉरी के 4C3। ठीक है। हाँ, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है जो मैं मिस कर गया, वो ये कि हमारे पास टोटल जो क्या कहते हैं उसे सैंपल के अंदर, टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं वो 4 हैं। ठीक है। और इसका मतलब ये है कि हमारी पॉपुलेशन, हम जितना मर्जी सैंपल सेलेक्ट कर लें, उस सैंपल के अंदर 5 डिफेक्टिव आइटम्स आने की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है। तो बेसिकली ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हम लोगों ने ये पढ़ा भी हुआ है कि बायनॉमियल ये हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो x होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स अप टू n या k विच एवर इज स्मॉलर। ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें जो x होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और n या k इन दोनों में से जो छोटा है वो वहां तक जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में बेसिकली k छोटा है 4, तो हम लोग 3C4 तक ही जाएंगे। 4 तो हम खैर कैलकुलेशन आगे चलाते हैं, कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे जो आइटम लिखा हुआ था वो हम डिलीट कर देंगे। अगर वो ना भी करते ना और हम लोग कैलकुलेशन लिखते चले जाते तो कैलकुलेटर जो है वो खुद ही इस फैक्टर का आंसर 0 बता देता। वो कहता है भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 4C3 बहरहाल हम कंटिन्यू करते हैं और नीचे हमारे पास 12C5। तो बेसिकली दूसरा जो हमारा होगा 12 माइनस 4 8, C 5 माइनस 3, दिस इज व्हाट 2। सही हो गया। प्लस 4C4 मल्टीप्लाई बाई 8C1 डिवाइडेड बाई 12C5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो जनाब अगर आपने ये सारी एंट्री इस तरीके से कर ली है एंड अब आप इक्वल टू का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 5/33 विच इज़ योर ऑप्शन सी। Moving forward, next question is during peak hours a center receive 4 calls per 30 minute। तो ये टाइम ट्रायल्स जो होते हैं ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें उसने कहा है कि जो आपको जो कॉल्स मिलती हैं, जो आपका मीन है दैट इज 4 per 30 seconds। What is the probability of getting 3 more calls in an hour? ठीक है जी। समझने की बात यह है कि मीन जो है वो 30 सेकंड्स का है और जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए कही गई है वो आवर की है। तो मीन को पहले हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। 30 सेकंड नहीं 30 मिनट है। ठीक है ओके। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम मीन को सिंपल 30 मिनट्स को कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में। तो हमारा जो आवर का मीन होगा वो है जी मीन आवर का होगा। अगर हम टाइम को डबल करेंगे तो आवर बनेगा, इसका मतलब है कि मीन 8 बन जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने मीन को कन्वर्ट करना होता है उस टाइम पीरियड के हिसाब से, जो टाइम पीरियड जिसकी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सही है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड आउट करनी है? उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और मोर कॉल्स इन एन आवर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। टाइम ट्रायल्स के अंदर आपको पता है जो x है वो 0 से शुरू होता है 1 2 3 और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है। यानी कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो हमें हमेशा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट या 3 और मोर या इस तरह से कैलकुलेट करनी है तो फिर हमें हमारे कॉम्प्लीमेंट रूल की तरफ जाना पड़ता है। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 की। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है लेस देन 3 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है। यानी कि इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके ऐड करना है
और फिर उनको 1 में से माइनस कर देना है। या मैं आसानी के लिए कहता हूँ, ब्रैकेट खोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो हमें इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, जहाँ तक बात है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू x होता है जी e रेज़ टू पावर माइनस मीन पावर x ओवर x फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है जी। तो हम इसे अप्लाई करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 के केस में e रेज़ टू पावर माइनस 8 मीन पावर x यानी कि 8 रेज़ टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी, माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 8 रेज़ टू पावर 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 8 रेज़ टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो ये एंट्री मैंने कर दी है कैलकुलेटर के ऊपर। कैलकुलेटर के ऊपर दोबारा आते हैं, मैंने लिखा, ये शुरू में आ गया 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 ई रेज़ टू पावर माइनस 8 और 8 रेज़ टू पावर 0 का मतलब होता है जी 1। ठीक है, वो ओवर 1। इसी तरह से ई रेज़ टू पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 8 ओवर 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, और ई रेज़ टू पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 64 डिवाइडेड बाई 2। तो बजाय इसके कि मैं 8 लिखता, 8 का स्क्वायर लिखता, मैंने सीधा 64 ही लिख दिया है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 98.62% यानी कि 0.9862। ठीक है। अच्छा, जब आप इसको कैलकुलेटर पे एंटर कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप बहुत सारे जो बटन्स हैं उनको प्रेस करें, आप इसको अपने जहन में थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के इक्वल ही होता है, तो अगर आप इसको रिड्यूस भी कर देंगे, डिलीट भी कर देंगे, तो आपके लिए कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी, आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से 8 रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 जो होती है वो भी 1 के इक्वल होती है, तो अगर आप इसको ख़त्म भी कर देंगे तो आपको आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम गोज़ विद दिस, 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, तो ये भी आप ख़त्म कर दें। और एनीथिंग रेज़ टू पावर 1 इज़ बेसिकली दैट सेम थिंग, तो आपको 8 रेज़ टू पावर 1 भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको भी थोड़ा सा गौर से देखें तो 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 के इक्वल होता है, और ये 8 स्क्वायर जो है ये बेसिकली 64 होता है, तो हम 64 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि बेसिकली इसको भी 32 कर सकते थे। तो हमारे लिए काफ़ी सारी आसानियां जो है वो इस कैलकुलेशन में आ जाती हैं कैलकुलेटर में ऐड करते वक्त। तो इन चीज़ों को ज़हन में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला स्टेप परफॉर्म करें, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कैलकुलेटर में एंट्री आसान हो जाती है। तो अगर आपको लगे थोड़ा सा कि यार ये चीज़ें तो इजी हैं, तो आप इनको एंटर करते वक्त स्किप कर सकते हैं, या अपने जहन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके इसको रिड्यूस कर दें ताकि आपके कैलकुलेटर में एंट्री जो है वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। ए बॉक्स कंटेन 2 वाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। 4 और 2 7, 4 और 3 7 और 2 9 बॉल्स हैं जनाब हमारे पास टोटल। इन हाउ मेनी वेज, अब ये वेज की बात कर रहा है। Balls be drawn from the box if at least one black ball is to be included in the draw। ठीक है जी, हम चाहते हैं कि 1 ब्लैक आ जाए, ठीक है जी, और बाकी जो है वो इसमें क्या कहते हैं उसे, और कलर की हूँ। अच्छा, इसमें ना आई थिंक मिसिंग है एक चीज़, इसलिए मैं गौर कर रहा था कि नहीं पता कि कितनी बॉल्स जो हैं वो ड्रॉ की जाए। बेसिकली वो बता देता है कि कितनी बॉल्स ड्रॉ करनी है। इन हाउ मेनी वेज balls can be drawn from the box if at least one black ball is to be included in the draw। तो draw basically कितनी balls का है, 2 balls का है, 3 balls का है, 4 balls का है, पता नहीं कितनी balls का है। तो मैं ये assume करता हूँ कि यहाँ पे वो कह रहा है कि जी 2 balls आप draw कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आप बेसिकली 2 balls draw कर रहे हैं जिसमें से आप चाहते हैं कि एक ब्लैक हो जाए, ठीक है जी। तो इसके वेज की क्योंकि बात की है, उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा। प्रोबेबिलिटी अगर पूछा होता तो हम डिनोमिनेटर में 9C2 लिखते, लेकिन क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, उसने सिर्फ वेज पूछे हैं, तो हम कहेंगे जनाब के टोटल 3 बॉल्स हैं ब्लैक, 3 में से एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट हो जाए और बाकी 6 में से एक बॉल सेलेक्ट हो जाए। तो दीज आर द वेज, दीज आर द पॉसिबल वेज जिनके थ्रू ये कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। 3C1 बेसिकली 3 ही होता है और 6C1 6 होता है। देयर आर टोटल 18 पॉसिबल वेज।
क्वेश्चन के अंदर जो है वो 64 उसने लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 2 नहीं बल्कि 3 बॉल्स ड्रॉ की गई हैं तो हम कहते हैं कि 3 में से 1 और बाकी 6 में से 2 बॉल सेलेक्ट करें। तो फिर क्या आंसर आता है जी? 6C2 का आंसर क्या आएगा ये चेक कर लेते हैं। तो हम कहते हैं जी 6C2 इज इक्वल टू 15। तो ये 45 डिफरेंट वेज हो सकते थे। फर्स्ट करें कि अगर वो कहता है कि जो हाउ मेनी वेज 4 डिफरेंट बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स दैट एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज सेलेक्टेड, तो हम कहते हैं कि 3 में से 1 ब्लैक बॉल सेलेक्ट हो जाए और बाकी 6 में से 3 जो है वो बॉल्स सेलेक्ट हो जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई व्हाट 6C3 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 60 चांसेस इस तरीके से। सही है। 64 तो बहरहाल किसी भी तरीके से नहीं आ रहा, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये आंसर गलत टाइप हुए हुए। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज बेसिकली 18 डिफरेंट वेज अगर हम 2 बॉल्स की बात करते हैं। तो बहरहाल जिस भी तरीके से वो आपको समझ आ गया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ए वॉलेट कंटेन 65 रुपीज 1000 नोट्स, यानी कि उसमें 65 नोट हैं 1000 वाले एंड 35 नोट्स ये है जी 500 वाले। 65 नोट 1000 वाले और 35 नोट जो है वो 500 वाले। इफ 4 नोट्स आर सेलेक्टेड, टोटल 100 नोट्स हैं जिनमें से आप सेलेक्ट कितने कर रहे हैं? 4 नोट्स। ठीक है, ये आपके पास टोटल है और ये आपके पास सिलेक्शन है। एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, यानी कि आप सेलेक्ट करते हैं और फिर वापस रख देते हैं। ओके, विद रिप्लेसमेंट है। द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल अमाउंट ड्रॉन वुड एग्जैक्टली बी इक्वल टू 3000 इज। अच्छा, विद रिप्लेसमेंट है यानी कि आप एक दफा एक नोट सेलेक्ट करते हैं और उसको आप काउंट कर लेते हैं, फिर दोबारा वापस आप उसको रख देते हैं। देखें ना, पैसे निकाल के तो ज़ाया करने का तो दिल किसी का नहीं करता, तो पैसों के केस में तो विद रिप्लेसमेंट ही होगा। अच्छा, अब अगर विद रिप्लेसमेंट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप हर दफ़ा जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो 1000 के नोट के सेलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो हमेशा 1/65 है, सॉरी 65/100 है, और एक 500 के नोट के सेलेक्ट होने के चांसेस हमेशा 35/100 है। क्यों? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। आप जो नोट सेलेक्ट करते हैं वो आप देख के उसको उसकी हवा लेके उसको वापस रख देते हैं, क्योंकि पैसे खर्च करने के लिए तो जिगरा चाहिए। नाउ व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट इज कि आपकी जो अमाउंट ड्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 3000 है। ठीक है, यानी कि आप 4 नोट ड्रॉ कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली 4 नोटों का टोटल जो है वो 3000 के इक्वल तब हो सकता है जब आप 2 1000 वाले नोट सेलेक्ट करें और 2 आप 500 वाले नोट सेलेक्ट करें, जिनको जमा करने से 3000 रुपये बनते हैं। सो यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि आप विद रिप्लेसमेंट आइटम्स को जो है ना वो नोट सेलेक्ट करें, आपके पास 2 नोट आ जाएं 2000 के और 2 नोट आपके पास आ जाएं, सॉरी 2 नोट आ जाएं 1000 रुपये के और 2 नोट आपके पास आ जाएं 500 के। अब क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि सक्सेसिव ट्रायल्स के अंदर प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही, तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल। सही है। अब बायनोमियल में थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। किसी भी एक टाइप के नोट को आप कह लें कि ये नोट जो है ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो इस तरह से दूसरी कैलकुलेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एक नोट सेलेक्ट करता हूँ और वो नोट का प्रोबेबिलिटी 1000 रुपये का नोट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है? वो है 65/100। तो 1000 रुपये का नोट ना होने की प्रोबेबिलिटी फिर कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज एक्चुअली 1 - 65/100, यानी कि बेसिकली 35/100। तो इस सिनेरियो के अंदर आपका सक्सेस का मतलब है कि 1000 का नोट मिल जाए आपको, और फेलियर का मतलब है कि 500 का नोट आपका आ जाए। सो
बेसिकली एक बायनोमियल का क्वेश्चन है जिसमें कि probability of success is 65/100, probability of failure is 35/100। आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है 4 दफ़ा और आपको चाहिए एग्जैक्टली 2 दफ़ा सक्सेस, यानी कि 2 दफ़ा 1000 का नोट आ जाए और 2 दफ़ा आपका 500 वाला नोट आ जाए। अगर मैं इसे अप्लाई करूं तो बायनोमियल का फार्मूला कहता है जी NC(x) करें, P(x) करें, Q(n-x) करें। अच्छा, n है जी 4, C 2, 65 raised to power 2, 35/100 raised to power 2। ठीक है जी, 4C2 आपके पास क्या आंसर आता है जी 4, 6, 0.65 का स्केयर है। अच्छा जी, इसके साथ ही कर लेते हैं, सारा इकट्ठे ही कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आता है जी 10.86%। 4C2 मल्टीप्लाई बाई 0.65 रेज टू पावर 2, ओ सॉरी ये भी 2 है, 31.05%। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको डिफरेंट पॉसिबल वेज वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे देखकर ये समझ आ रही है कि दिस कैन बी डन इन 6 डिफरेंट वेज। तो हर वे की अलग अलग कैलकुलेशन करना जो है वो डैट विल बी ए लॉन्ग कैलकुलेशन। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 25 बल्ब्स 3 आर डिफेक्टिव। If random sample of 5 bulbs are chosen, what is the probability that exactly 2 are defective bulbs in the sample? और से देखा जाए तो हम क्योंकि सैंपल में सिलेक्शन कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, हम लोग वन आफ्टर अनदर इसको रिप्लेस यूज करते जा रहे हैं। अच्छा जी, और हर दफ़ा आपके सिलेक्शन के अंदर जो है वो डिफेक्टिव बल्ब की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने फाइंड आउट करनी है कितनी है। ठीक है जी, ओके। अगर आप इसको देखें तो ये हाइपरजोमेट्री का फॉर्मूला क्वेश्चन है, कैपिटल N 25 है, स्मॉल n 5 है, और सैंपल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है हमारे सिलेक्टिव हमारे इंटरेस्टिंग आइटम्स की वो 3 है। तो फॉर्मूला है जी कैपिटल N C N K C X, कैपिटल N माइनस K C N माइनस X। प्रोबेबिलिटी ऑफ X एग्जैक्टली 2 की निकालनी है। तो जनाब कैलकुलेशन करते हैं। K है जी आपके पास 3C2 और उसके बाद जनाब कैपिटल N है आपके पास 25 में से 3 निकाले 22, 22C3, 25C5, राइट, ओके। और इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारा आंसर आएगा 2/32 या इन दिस केस 0.08 यानी कि 8.69 या 8.7%, ऑप्शन डी। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5 रेड बॉल्स हैं और 7 ब्लैक, अच्छा बॉल्स नहीं है इस दफा, कार्स है। 5 रेड कार्स हैं एंड 7 ब्लैक कार्स फॉर सेल एट फास्ट व्हील्स। ओके, ठीक होगा जी। 5 रेड एंड 7 ब्लैक, total 12 cars. If 2 cars are sold, what is the probability that both are red? हमने 2 कार सेल कर दी हैं, वन आफ्टर अनदर सेल हुई होंगी, दोनों रेड हों और ब्लैक कोई भी ना हो। सो दिस कैन बी डन इन वेरी इजी वे। हम कहते हैं जी 5C2 मल्टीप्लाई बाय 7C0 डिवाइडेड बाय 12C2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अगर वो प्रोबेबिलिटी जगह कहता है व्हाट आर द वेज, तो हम ये नीचे वाली डिवीजन वाली कैलकुलेशन नहीं करते। ठीक है, अभी क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो हम कहते हैं 12C2। सो ऑन कैलकुलेटर द आंसर वुड बी 5/33 और 0.1515। ठीक है, इसको हम वो उन डिफरेंट पॉसिबल वेज के तरीके से भी कर सकते थे कि जनाब हमारे पास पॉसिबल वेज कितने हैं, फिर बहरहाल उसको 12C से हमें डिवाइड करना पड़ता। देखें, हमने कहा जी कि फर्स्ट कार जो हमने सेल की है और जो सेकंड कार है, सक्सेस सिनेरियोज वाला जो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। फर्स्ट कार जो आपने सेल की है दैट इज द रेड कार, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है जी 5/2
12, क्योंकि उस वक्त आपके पास 12 में से 5 कार रेड है। जब आपने एक रेड कार सेल कर दी, फिर दूसरी कार के रेड होने के चांसेस कितने हैं? 4/11। तो जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 20/132, विच शुड बी इक्वल टू 0.1515, जो कि हमारा पहले आंसर आ चुका है। कैलकुलेट करके देखते हैं जी। 20/132, 5/33, या in this case 0.1515, 20/132, 0.151515 onwards, continuously data ये repeat हो रहा है। Next question, online booking system of food channel receives an average of 2 orders in every 4 minutes। तो हमारे पास एक टाइम ट्रायल आ गया है, एक टाइम बेस्ड कैलकुलेशन है। टाइम ट्रायल आपको पता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसमें इसने कहा है कि जो मीन है वो है जनाब 2/4 minutes, 2 orders per 4 minutes। Assuming that the approximate Poisson distribution, find the probability that 5 or more orders will be received during a period of 8 minutes। फिर वही बात कर दी, उसने मीन किसी और टाइम पीरियड का दिया हुआ था और आपको किसी और टाइम पीरियड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कह दिया है। सो नो वरीज, पहले आप मीन को एडजस्ट कर लें कि मीन अगर 4 मिनट के अंदर 2 ऑर्डर्स आते हैं तो 8 मिनट्स में कितने ऑर्डर्स आएंगे। टाइम अगर डबल हुआ है तो आपके ख्याल में आपके ऑर्डर्स भी डबल हो जाएंगे। सो हमारा मीन इज बेसिकली 4/8 minutes, ये हमारा मीन है। हर 8 मिनट में 4 ऑर्डर्स आते हैं। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। उसने कहा जी 5 और मोर ऑर्डर्स विल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 8 months, कि 5 या 5 से ज्यादा ऑर्डर्स मिल जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब क्योंकि ये टाइम ट्रायल है, हमें पता है कि x जो है वो 0 से शुरू होता है और चलता ही चला जाता है, इसका कोई एंड नहीं है। और अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो कि एक खास आउटकम से ऊपर की प्रोबेबिलिटी है, तो वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें इन्फिनिट नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। बट हमें पता है कि इन सब को जमा करने से आंसर 1 आता है, तो हम कॉम्प्लीमेंट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 शुड बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5। 1 minus probability of x is equal to 0 minus probability of x is equal to 1 minus probability of x is equal to 2। ज्यादा जज्बाती होकर मैंने खुला खुला लिख दिया, जरा शॉर्ट करके लिखते हैं। 1 minus probability of x is equal to 0 minus probability of x is equal to 1 minus probability of x is equal to 2 minus probability of x is equal to 3 minus probability of x is equal to 4। 5 की प्रोबेबिलिटी तो नहीं लेनी क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अच्छा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन है। हमारे पास जो फार्मूला होता है जी वो होता है e पावर माइनस मीन पावर x ओवर x फैक्टोरियल। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 के केस में e रेज टू पावर माइनस मीन लिखना है। मीन है जी 4 का, ठीक है जी। मीन पावर x यानी कि 4 रेज टू पावर 0, ये 1 के इक्वली होता है, नहीं लिखते। डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल, ये भी 1 के इक्वली होता है, नहीं लिखते। नहीं लिखने से मुराद ये कि हमारा डिसीजन है कि हम नहीं लिख रहे ताकि कैलकुलेशन आसान हो। सेम गोज है e रेज टू पावर माइनस 4 रेज टू पावर 1, 4 के इक्वली होता है, लिख देते हैं। 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वली होता है, नहीं लिखते। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारी, हम कैलकुलेटर पे जो वैल्यूज पुट करते हैं वो आसानी से पुट कर सकेंगे। माइनस e रेज टू पावर माइनस 4 रेज टू पावर 2 यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2। तो हम क्यों ना इसको भी काट के लिख दें, कैलकुलेशन में आसानी होगी। हम लिख देते हैं जनाब 8। 16 डिवाइडेड बाय 2 8 ही होता है। माइनस e रेज टू पावर माइनस 4 रेज टू पावर 3। 4 रेज टू पावर कितना होता है जी 64 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। माइनस e रेज टू पावर माइनस 4 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे इस लंबी कैलकुलेशन को, तो आई एम श्योर कि आपके पास जो रेलिवेंट आंसर है वो आ जाएगा।
1 माइनस ई रेज टू पावर -4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर -4 ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर -4 माइनस 64 मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर -4 ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस 4 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। एंटर करते हैं जी, इसका आंसर आता है जी 37.12%। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग। यू आर गिवन 7 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। सो बेसिकली आप 7 दफा एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एंड रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, असल में ये सवाल पूरा नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिनेरियो ये है कि आपके सामने चाइनीज लैंग्वेज के अंदर 7 MCQs आ गए जो ट्रू और फॉल्स है। आपने ट्रू पे टिक करना है या फॉल्स पे टिक करना है। अच्छा, आपको नहीं पता ये क्या चीज़ें हैं और आपको कैलकुलेशन भी नहीं आती। सो व्हाट यू विल टिक हैज़ 50% चांस कि आपका आंसर ठीक हो जाएगा और 50% चांस ये है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इन दोनों में से आपने एक को टिक करना है। जब आप टिक कर लेंगे तो आपके करेक्ट आंसर जो आपने टिक किया उसके करेक्ट होने के चांसेस हैं 50% और उसके रॉन्ग होने के चांसेस हैं 50%। ठीक है जी, और हर MCQs की जो अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं होती। सो बेसिकली एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है, जस्ट लाइक कॉइन टॉस करना। ये ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं कि आप 7 कॉइन टॉस करते हैं। सेम गोज है कि आप MCQ आप 7 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर रहे हैं और आप रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपके जो एक्सपेरिमेंट्स जो आपने परफॉर्म किए हैं वो 7 है। किसी भी एक्सपेरिमेंट के ठीक होने के चांसेस 50% है और उसके फेल होने के चांसेस भी 50% है। नाउ व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट इज कि आप कहते हैं, वो भाई कहते हैं कि बताएं कि एटलीस्ट 1 जो है वो करेक्ट हो जाए। आप उस 7 में 7 दफा तुक्का लगाएं तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो एटलीस्ट लेस देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है जी, अब अगर आप गौर से देखें, ये डिसाइड करना है कि क्या ये एक टाइम ट्रायल है, नहीं। क्या ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं। तो ये या तो बाइनोमियल का क्वेश्चन है या हाइपरज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो इन दोनों के दरम्यान में डिसाइड करने के लिए हम क्या सवाल पूछते हैं अपने आप से, हम ये पूछते हैं कि भाई क्या एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। तो इस सवाल का जवाब है नहीं। हम लोग हर दफा एक ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है जिसमें हम रेंडमली जो क्वेश्चन टिक करते हैं उसका आंसर करेक्ट होने के चांसेस 50% है। सो दिस इज ए बाइनोमियल क्वेश्चन, बाइनोमियल का क्वेश्चन है। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x लेस देन इक्वल टू 1 की, यानी कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 करेक्ट होगा। तो दिस इज बेसिकली नॉट एटलीस्ट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x1 की, प्रोबेबिलिटी x2 की, प्रोबेबिलिटी x3 की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली ये क्योंकि आपकी जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 तक, तो ये लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसमें कॉम्प्लीमेंट रूल इस्तेमाल कर लें तो हम कहेंगे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1, तो हमारे पास इसका सेम ही आंसर आएगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का था। तो जनाब हम लोग बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 की, यानी कि कोई भी करेक्ट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी हम लोग बाइनोमियल के फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। हम फॉर्मूला लगाते होते हैं NCx p पावर x q पावर n माइनस x। कैपिटल n है जी 7, c 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है जी 0.5 रेज टू पावर 0 एंड 0.5 रेज टू पावर 7। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट विल बी इक्वल टू 7 से 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5 रेज टू पावर 7 इज 1 ओवर 128, या इन अदर वर्ड्स 0.077812। अब आपने 1 में से माइनस करना है आंसर, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा 127 ओवर 128, यानी कि 99.21%। ये 99.21%, ऑप्शन ए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ये होता कि भैया 7 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन की बजाय आपको मिल जाते 7
MCQs with 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन का MCQs है और 1 करेक्ट है। तो इस केस में हम कहते कि हमारा N7 है, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.25 या 25% है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 75% है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वट एवर, जो भी वो कहता है वो हमने फाइंड आउट करनी। तो बेसिकली जब आप रैंडम गैसेस करते हैं, 4 MCQs, 4 ऑप्शंस वाला MCQ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी 25% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 25% है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं। तो अगर आपके सामने वो वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको भी बाइनोमियल से ही करना है, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर खत्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि भाई 4 करेक्ट ऑप्शंस नहीं है, 5 ऑप्शंस हैं जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है। तो हम कहते हैं कि भैया फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज बेसिकली 1/5 यानी कि 20% और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 80%। ठीक है जी, चलें इस मजीद मुश्किल करता हूं। मैं ये कहता हूं कि भाई MCQs नहीं है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं, MSQs हैं। आपको पता है कि MSQs भी होते हैं जिसमें 5 में से 2 ऑप्शंस ठीक होती हैं। ठीक है जी, तो फिर आप क्या करते? ठीक है, इस केस में आपकी जो है ना वो 5 में से 2 ऑप्शंस हैं जो ठीक हैं और आपने 2 ऑप्शंस टिक करनी है। तो बेसिकली दिस इज योर 40% चांस ऑफ करेक्शन। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 40% होता है। खैर चलें, जहां तक आना है वहां तक ही रखते हैं। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ डाइस इज रोल्ड 5 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयरिंग 3 एट लीस्ट 1 टाइम आपने फाइंड आउट करनी है। 5 दफा डाइसेस को रोल किया है और डाइसेस को रोल करना आपको पता है एक बाइनोमियल का एक्सपेरिमेंट होता है। आपने डाइस रोल किया है, n इज इक्वल टू 5, अपेयरिंग आपको क्या चाहिए, 3 आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो है दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 5/6 और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए एट लीस्ट 1 टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो जब हम लोग इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम कहते हैं बेसिकली दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। हम लोग यूज करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटीज। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए तो हम इसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 के तौर पे भी कर सकते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 के केस में क्या होगा, NCx 5C0 1/6 raised to power 0 and 5/6 raised to power 5। तो इस तरीके से आपका ये बाइनोमियल का आंसर आ जाएगा। तो जनाब ये एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, 1 माइनस 5C0 मल्टीप्लाई बाय 1/6 रेज टू पावर 0। आप ये पूरा का पूरा फैक्टर जिसकी रेज टू पावर 0 है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, उसकी जगह पे 1 लिख दें तो भी चल जाएगा, कैलकुलेशन एंटर करने में आसानी होगी। 5/6 रेज टू पावर 5, तो इक्वल टू का बटन प्रेस करते हैं, वी विल गेट द आंसर विच इज इक्वल टू 0.5981 यानी कि 59.8%। दिस इज योर करेक्ट आंसर।